अश्रुधारा खंड 2। कामनी की सास बहुत मुश्किल से मानी। बोली, सही कह रही हो बेटा, कोई इस दुनिया में किसी का साथ नहीं देता है, पर मैं भी बहू पर कितनी बोझ दूंगी। ऐसे भी घर का रखा हुआ सारा पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं रेखा से कहूंगी, पर अभी नहीं, फिर कभी। हाँ हाँ माँ जी, आप आराम से बात कीजिएगा, समय देखकर। कामनी नौकरी पाकर बहुत खुश थी, पर उसे पैसे के लिए 1 महीना इंतजार करना था। रोज सुबह जल्दी उठ रेखा का काम में हाथ बटाकर ऑफिस के लिए तैयार होती और निकल जाती। एक बार बस के इंतजार में बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसी समय उसी के बगल में एक हैंडसम जैसा लड़का आकर खड़ा हुआ। वो बीच बीच में कामनी को नजरें उठाकर देखता, फिर नजरें झुका लेता। उसकी इस हरकत से कामनी अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रही थी। पर बस जब आई तो कामनी बस पे सवार हो गई और वो इंसान नहीं चढ़ा। कामनी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सोच रही थी, अजब इंसान है, बस का इंतजार भी किया और बस पर सवार भी नहीं हुआ। खैर छोड़ो, हमें क्या करना। जब ऑफिस पहुंची तो प्यून आकर बताया, बॉस आपको बुला रहे हैं। कामनी ने पूछा, कौन बॉस? तो उसने जवाब दिया, बड़े बॉस। देखिए उस केबिन में, इशारा करते हुए कहा, आप 4 नंबर फाइल लेकर जाइए। कामनी, ठीक है। और वह 4 नंबर फाइल लेकर जब केबिन के नजदीक गई तो ठिठक गई। अरे, यह तो वही इंसान है जो बस स्टॉप पर मिला था। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए केबिन के अंदर गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए, लगता है आप नया आई हैं इस ऑफिस में। वेलकम आपका। जी, कामनी थर्राते हुए आवाज में बोली। तो उस केबिन में बैठे बॉस ने बोला, मेरा नाम अभय है। आपका नाम? कामनी। अच्छा, तो आपका नाम कामनी है? जी। कामनी घबराते हुए बोली। कामनी को घबराते देख अभय बोला, आप घबराइए मत, आराम से बैठिए और पानी पीजिए। फाइल मुझे दीजिए। यहाँ आपको काम करने में कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं आती? जी नहीं। अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें बेधड़क बताइएगा। कामनी उसकी बातें गौर से सुने जा रही थी, पर जवाब देने की शक्ति उसमें नहीं थी। बस एकटक उसे देखे जा रही थी। कामनी, आप कहाँ खो गई? जी, शर्माते हुए बोली, जी कहीं नहीं। जाइए, आप अपना काम कीजिए। थैंक यू। ऑफिस से भागते हुए अपने केबिन की ओर गई। अपने केबिन के अंदर बैठकर फूलती हुई सांसों को रोककर सोचने लगी, मैं इस आदमी को कहीं देखी हूँ, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ इनसे मिली हूँ। अचानक उसे अपनी शादी की रात याद आ गई, जब उसके पति राजेश अभय को मिलाने उसके पास लेकर आया था। अब उसकी धुंधली यादें साफ होने लगी थी। याद आ गया, वह पति के दोस्त हैं। जब पार्टी में सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे तो ये अकेले बैठे एकांत में सिगरेट पी रहे थे और बहुत ही उदास दिख रहे थे। राजेश अभय का हाथ पकड़कर मेरे पास लेकर आए, बोले, कामनी इनसे मिलो, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये अकेला है, इसकी पत्नी की मौत गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। तब से अब 4 साल हो गए, पर ये भाभी जी को अभी तक भुला नहीं पाया और ना ही अपने आप को संभाल पा रहा है। ये हमेशा ही उदास रहता है और ना ही दूसरी शादी करना चाहता है। अब तुम इसे हंसाने की कोशिश करो। ये बोल राजेश खुद हंसने लगा, पर अभय चुपचाप खड़ा रहा। राजेश उसका हाथ पकड़कर और वो दोस्तों से मिलाने के लिए ले गया। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, पर ये खड़े बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। कामनी जब सोचते सोचते घर पहुंची तो देखी कि माँ जी बहुत घबराई हुई थी। माँ जी, क्या हुआ? माँ जी, नयन होमवर्क करते वक्त कुर्सी में उछल कूद मचा रहा था। उसी वक्त वह गिर गया, जिससे उसके सर पर बहुत चोट आई है। रेखा अभी हॉस्पिटल लेकर गई है। देखो बहू, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कामनी डर गई, बदहवास होकर हॉस्पिटल की ओर भागी। नयन के सर पर पट्टी बंधी थी, चेहरे सूज गए थे, कपड़े में ढेर सारे खून सूख चुके थे। वह बेहोश था।
रेखा, ये सब कैसे हो गया? भाभी, मैं थोड़ी देर पहले ही नयन के नाश्ते को तैयार करने के लिए किचन में गई थी। इतने में वह खेलते हुए पता नहीं कैसे नीचे गिर गया। उसकी आवाज़ सुनकर मैं दौड़कर आई तो देखती हूँ खून से लथपथ है। मैं दौड़कर हॉस्पिटल ले आई। तब तक बहुत खून बह चुका था। कामनी नयन के सर पर हाथ फेरते हुए रोने लगी। मेरे लाल, क्या हो गया बेटा? उठना, क्या हो गया? रेखा, भाभी इसे बहुत दर्द हो रहा था, ये बहुत रो रहा था, इसलिए डॉक्टर इसे सोने के लिए नींद के इंजेक्शन दिए हैं और खून चढ़ाने के लिए बोले हैं। मैं डॉक्टर सोहिल के पास गई थी, वह हमसे सीधी मुंह बात नहीं किए। बात करना तो दूर, नजर उठाकर भी नहीं देखे। भाभी, मैं अभी दवा लेकर आई हूँ। भाभी के गले लग रोते हुए बोली। भाभी, मैं नयन का ध्यान नहीं रख पाई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जब इसे खून से लथपथ देखी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस बदहवास सा मैं इसे दौड़कर हॉस्पिटल ले आई। अभी 2 दवाएं बाकी है लाना। भाभी, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। ये बोलकर रेखा दवा लेने चली गई तो कामनी सोच रही थी, अच्छा हुआ मैंने इसे नौकरी के लिए नहीं बोला। अभी अगर ये गिर गया होता और घर में कोई नहीं होता तो क्या होता। ये सोच उसके शरीर में कंपन सा हो गया। अब मैं रेखा को नौकरी के लिए नहीं बोलूँगी, इसकी और माँ जी की देखभाल कौन करेगा। तभी रेखा दवा लेकर आई और रखते हुए बोली, सारी दवाइयाँ आ गई भाभी। कामनी रेखा से, रेखा पैसा कहाँ से लाई बेटा? रेखा, भाभी कॉलेज के वक्त जब भैया मुझे जेब खर्च के लिए पैसे देते थे, मैं उसी से कुछ बचा कर रख लेती थी, वही लेकर आई हूँ। कुछ पैसे घट गए जिस कारण मैं हॉस्पिटल में पैसे जमा नहीं कर पाई। कामनी के आंखों में आंसू की धार बहने लगे। तू इतना कि वही बहुत है, और कितना करती, यह बोल रेखा को अपने गले लगाकर दोनों रोने लगी। रेखा, अब खून का इंतजाम कैसे होगा भाभी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं नयन के लिए कुछ भी करूंगी, बताइए क्या करना होगा। भाभी को पकड़कर रोने लगी और कहे जा रही थी, भाभी भैया के जाने के बाद आप हम लोगों का कितना ख्याल रखती हो, और मैं एक नयन का ख्याल नहीं रख पाई। कामनी, चुप पगली, यह सब तो मेरा फर्ज है, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। ये मेरा परिवार है और मैं तुम सभी के लिए ही हूँ। मैं डॉक्टर सोहेल से भी इस समय निकाल कर बात करूँगी। नहीं भाभी नहीं, आप सोहेल से बात नहीं करोगी, वो आपका भी अपमान करेंगे और मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। कामनी, रेखा, अब वो अपमान करे या सम्मान दे, मैं सह लूँगी, पर एक बार जरूर मैं सोहेल के माता पिता से भी मिलूँगी, देखो वो लोग क्या कहते हैं। तभी नयन की नींद खुल गई। अपने बुआ को आवाज़ लगाए, बुआ कहाँ हो? तब कामनी, मैं मम्मी बेटा, बुआ भी यही है। तुम इतना शैतानी क्यों करते हो? देखो तो तुझे कितनी चोट लगी है, कितना खून बह गया है, बताओ तुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। नयन को होश में देख रेखा का मन को राहत मिली। नयन अपनी मम्मी से बातें करने लगा। उधर रेखा सुबह से काफ़ी दौड़ धूप करने के कारण बहुत थक गई थी, जिस कारण वह वहीं बाहर पड़ी बेंच में बैठ गई और वह अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया जब भैया पहली बार मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के लिए लेकर आए थे तो पहली मुलाकात सोहिल से ही हुआ था। सोहिल देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, उसे देख कोई भी लड़की पागल हो जाती। भैया सोहिल से, भैया सोहिल को रोक कर पूछे, ऑफिस किधर है, क्या आप रास्ता बताएंगे प्लीज़? तो सोहिल मुस्कुरा कर जवाब दिया, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लिए चलता हूँ। हम तीनों ऑफिस की तरफ चले गए। भैया सोहिल से बोले, क्या तुम इसी ईयर में हो? सोहिल हंसते हुए बोले, सर मैं इस ईयर का क्लास लेता हूँ। भैया झेपते हुए, सॉरी, आपके चेहरे को देखकर नहीं लगता कि आप इस ईयर को पढ़ाते हो, मुझे लगा आप दाखिला लेने आए हो। मैं यहाँ अपनी बहन को दाखिला दिलाने आया हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? सोहिल मुस्कुराते हुए और ऑफिस की ओर इशारा करते हुए बोला, ये रहा आपका ऑफिस, अब आप जाइए, मैं क्लास लेने जा रहा हूँ।
मैं भैया और सोहिल की बातें सुन रही थी और मैं सोहिल से नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। पता नहीं सोहिल में ऐसा क्या था कि मैं उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। मन में मेरे लड्डू फूट रहे थे कि हमारी पहली मुलाकात में ही मेरे मन का राजकुमार मुझे मिल गया। कॉलेज के प्रति जो मेरे दिमाग में भय था वह भी खत्म हो गया। खैर, मेरी दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गई और मानो मुझे खुशी के पंख लग गए। मैं बहुत खुश थी। रोज कॉलेज में किसी न किसी बहाने से सोहिल के नज़दीक चली जाती, पर वह हमें जरा भी भाव नहीं देता। मैं हमेशा गुस्से में कुछ न कुछ उसे सुनाती रहती, पर वह कभी मेरी बातों का बुरा नहीं मानता और ना ही गुस्सा करता। ये देख मेरी गुस्सा और बढ़ जाती। एक दिन अचानक पीछे से मेरे कंधे में हाथ रखा तो मैं सिहर गई। कौन? उलट कर देखी तो सामने सोहेल खड़ा मुस्कुरा रहा था। बोला, क्या तुम मेरे साथ कैंटीन आ सकती हो? मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। रेखा तुरंत मान गई क्योंकि वह इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। मैं तुरंत सोहिल के साथ कैंटीन चली गई। सोहिल एक कुर्सी खींचते हुए बैठने का इशारा किया, दूसरी कुर्सी में खुद बैठ गया। मुझसे पूछे, चाय या कॉफी? तो मैं सीधे बिना रुके बोली, जो तुम लोगे मैं वही लूंगी। सोहिल हंसते हुए 2 कॉफी का ऑर्डर देकर मेरे तरफ देखते हुए बोला, देखो मुझे घुमा फिरा कर बोलना नहीं आता और मुझे पता भी नहीं कि कैसे बोला जाता है, इसलिए मैं तुमसे सीधे सीधे लफ्ज़ों में बात करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुम्हारी जैसी लड़की ही पसंद है। सोहिल बोले जा रहा था और रेखा एकटक उसे देखे जा रही थी। सोहिल रेखा से, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, जवाब दो। हाँ? रेखा जैसे नींद से जागी, बोली, मैं भी तो आपको पसंद करती हूँ। सोहिल बोला, मैं मौका देखकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करूंगा और तुम भी अपने माता पिता से बात कर लेना। रेखा उदास होकर बोली, मेरे पापा नहीं है, पर भैया भी पापा से कम नहीं है, वो तुरंत मान जाएंगे। इसके बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। एक दिन सोहिल रेखा से बोला, क्या तुमने अपने भैया से इस बारे में कोई बात की है? नहीं, मैं नहीं बताई। मेरा हाथ तुम खुद मांगोगे मेरे भैया से। ठीक है, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगा। तभी कामनी बाहर आई और रेखा से बोली, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? तुम अब घर जाओ, माँ जी घर पर अकेली हैं, वह भी परेशान हो रही होंगी। इतना सुनने पर ही रेखा अपने अतीत के नींद से जाग गई और बोली, नहीं भाभी, आप ऑफिस से थकी आई हो, जाइए पहले फ्रेश होइए, खाना खा लीजिएगा। दोपहर का खाना पूरा पड़ा हुआ है। मैं मम्मी को बोलकर तो आई थी फ्रिज में रखने के लिए, पता नहीं रख पाई या नहीं। आप देख लीजिएगा और हाँ, आराम से सो जाइएगा क्योंकि कल आपको फिर ऑफिस जाना है। हाँ, पर सुबह से तुम भी थकी हो, क्या पता तुम कुछ खाई हो या नहीं। रेखा, नहीं भाभी, मैं यहीं कुछ खा लूँगी, यहाँ कैंटीन में खाना मंगवा लूँगी। आप जाइए और सुबह ही आइएगा क्योंकि खून का इंतजाम भी करना है। कामनी ऑटो पकड़ कर घर गई तो माँ जी खाना बना रही थी। माँ जी, आप खाना क्यों बना रही हो? माँ जी, देखो ना रेखा हमसे बोल कर गई थी खाना फ्रिज में रखने के लिए, पर टेंशन में मैं भूल गई, तब तक खाना खराब हो गया। सोची कि तुम थकी होगी, मैं ही खाना बना लूँ तो तुझे थोड़ा आराम हो जाएगा। बहू मुन्ना अभी कैसा है? वो ठीक है माँ जी। हाँ माँ जी, वो होश में भी है और ठीक है। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं खाना बना लूँगी। माँ जी, नहीं बहू, मैं सारी चीज़ें बना चुकी हूँ, सिर्फ किचन साफ करना बाकी थी, मैं वही कर रही हूँ। इतने में तू आ गई, जा पहले जाकर नहा धो ले, फिर हम दोनों खाना खाते। रेखा और नयन क्या खाएगा? कामनी, माँ जी नयन को कुछ नहीं खिलाया जाएगा अभी, पर रेखा बोली वहीं कैंटीन में खाना मंगा कर खा लूँगी। माँ जी, ठीक है कामनी, तू जा नहा कर जल्दी आओ, मैं खाना निकालती हूँ। कामनी बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। जब फ्रेश होकर आई तो अपनी सास का खाना परोसने में हाथ बटाने लगी। दोनों डाइनिंग टेबल में खाना खाने बैठी तो माँ जी बोली, बहू तुम्हें आज बहुत परेशानी हो गई ना? कामनी, नहीं माँ जी, आप और रेखा को तो मुझसे भी ज़्यादा परेशानी हो गई होगी। मैं कहाँ परेशान हूँ? माँ जी, रेखा अभी भी नयन को छोड़कर नहीं आना चाहती है। माँ जी, डॉक्टर ने नयन को खून चढ़ाने के लिए बोला। रेखा सोहिल के पास गई तो सोहिल सीधे मुंह रेखा से बात नहीं किया।
रेखा वहां क्यों गई थी? खून कहीं और से भी इंतजाम हो जाता। सोहिल के पास नहीं जाना चाहिए था रेखा को। कामनी, नहीं माँ जी, अपने लिए नहीं, वह नयन के लिए गई। मुझे पूरी बात की जानकारी तो नहीं है, क्या बात हुई है सोहिल और रेखा के बीच? मैं कल सुबह जाऊंगी तो इसके बारे में रेखा से पूछ लूंगी। दोनों खाना खाने के बाद सोने चली गई। बेड में पड़ते ही कामनी अपने अतीत में खो गई। जब नयन होने वाला था तो राजेश कितना परेशान रहता था, तुम ये खाओ वो खाओ। मुझे तो वो दिन भी याद है जब मेरी उल्टी हो रही थी। वह कितना परेशान हो जाते थे, रात रात भर खुद नहीं सोते और मेरी देखभाल ही किया करते थे। सारी रात बैठे रह जाते, कितना मुझे प्यार करते थे। कभी मैं किसी बात पर गुस्सा हो जाती तो वो हमें समझाते कि तुम्हारे सेहत के लिए गुस्सा ठीक नहीं है। वो खुद भी हमेशा शांत और गंभीर रहते। जब राजेश सोहिल के माँ बाप से मिलने के जाने वाले थे उस वक्त वो कितना खुश थे, पर जब वापस आए तो बहुत दुखी थी। मैं जब पानी का ग्लास लेकर आई तो देखती हूँ बहुत दुखी मन से पलंग में टेक लगाकर आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहे हैं। मेरे पूछने पर बोले, कुछ नहीं, मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सोहिल के माता पिता को देकर अपनी बहन की खुशी खरीद लेता। इतना बोल वह फिर से आंखें बंद कर लिए। उनकी ये बातें सुन मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं फिर से पूछी, क्या सोहिल घर में नहीं था? बोले, नहीं, सोहिल के माता पिता ने भी नहीं बताया कि सोहिल कहाँ है। मैं सोच रही थी, जब सोहिल हमसे मिले थे उस वक्त बोले मैं अपनी मम्मी पापा को मना लूँगा। अब क्या हो गया, क्यों नहीं बात किए? अपनी मम्मी पापा से सोहिल नहीं बताया होगा, तभी तो उसके माता पिता नहीं बताया आपको। कामनी का मन डर से कांप रहा था।